हाँ, तो कैसे हो आप लोग। आज का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस यूनिट में यूनिट का नाम है हमारा यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो एंजियोस्पर्म में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, और तीसरा चैप्टर है हमारा ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और जो लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, मेंटली फिजिकली हर तरह से। तो वो 4 चैप्टर हैं इस रिप्रोडक्शन के। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमारा पूरा फोकस होगा कि एनसीईआरटी को हम अच्छी तरह से क्लियर करें। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को क्लियर करना है, ताकि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे, और 11th 12th और अलग अलग यूनिट में जो भी लिंक है उसको लिंकेज को पढ़ते हुए समझते जाना है। यानी जैसे वाटर हाइकिंग का नाम इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। तो वाटर हाइकिंग के बारे में हमने दूसरी जगह भी पढ़ना है, तो उनको भी रिलेट करते हुए चलेंगे, कहाँ कहाँ कितनी बार कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ताकि जो नीट का क्वेश्चन है वो अलग अलग यूनिट को मिला के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो काम की चीज़ इसमें बताई जा रही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी में, वो है लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन, लाइफ कितने समय की होती है, उसी को क्या बोलेंगे, सिंपल शब्दों में बोले तो भाई जब इंसान पैदा हुआ, जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ हुआ किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और फिर कुछ सालों के बाद कोई 2 साल में मरेगा, कोई 50 साल में मरेगा, कोई 300 साल में मरेगा, ठीक है, और कितने साल तक, डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक की जो पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ जो का पीरियड है, जो समय बिताता है इस धरती पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे लाइफ स्पैन दे रखे हैं आपने, किसी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में लेफ्ट पेज में पेज नंबर 3 या 4 में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दे रखे हैं, कौन कितने साल तक जिंदा रहता है। ठीक है, तो कुछ के आंसर दे रखे हैं बुक में, कुछ के आंसर नहीं दे रखे हैं। बोर्ड में तो ये पूछा नहीं जाएगा लाइफ स्पैन कितने समय का होता है, लेकिन आपको नीट में शायद गलती से पूछ लिया जाए, और वो जो चार्ट दे रखा है लेफ्ट साइड में पेज में, उसमें से आपके मेडिकल एंट्रेंस AFMC का होता था पहले, इसमें पूछा भी जा चुका है। तो मैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन बता देता हूँ। मैं बात करूँ एलिफेंट की, अगर कोई पूछे एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो भाई 75 ईयर्स होती है। ठीक है, फिर मैं आगे आपकी बुक में दे रखा है रोज प्लांट की जो होती है 10 ईयर्स होती है। ठीक है, अगर मैं डॉग की बात करूं तो ये होता है 20 से 25 ईयर। ये आपको 2004 AFMC में पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है मेडिकल एंट्रेंस में। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद रखनी है बाइबल की तरह। ठीक है, बाइबल को जैसे कुरान को, गीता को रखते हैं, वैसे एनसीईआरटी को भी रखनी है। डॉग की बात करें, बटरफ्लाई की बात करते हैं कि बटरफ्लाई कितने साल तक, तो ये 1 से 2 वीक की रहती है। अगर क्रो की बात करें, ठीक है, तो ये 15 साल की इसकी ज़िंदगी होती है। अगर बनाना की बात करें, बनाना ट्री कितने साल तक, तो 25 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है, और भी स्पीशीज़ के आपकी बुक में दे रखे हैं। जैसे आपके काऊ की बात करें तो काऊ कितने साल तक जिंदा रहते हैं, 25 साल तक जिंदा रहते हैं। पैरेट, आपको ये जान के बहुत ही एस्टॉनिशिंग लगेगा कि जो पैरेट है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी 140 ईयर्स की होती है, 140 साल तक पैरेट जिंदा रहता है। फिर मैं हॉर्स की बात करूं तो 25 से 30 साल इसकी ज़िंदगी होती है। फिर मैं फ्रूट फ्लाई की बात करूं, आपकी बुक में ये भी दे रखा है, फ्रूट फ्लाई इसकी होती है 1 से 2 मंथ के आसपास होती है, शायद से 1 मंथ के आसपास होती है। अगर मैं टॉर्टवाइज की बात करूं तो ये 100 से 150 साल जिंदा रहता है। बोलते हैं ना, एकदम लेजी बन के रहूँ तो ज़्यादा ज़िंदगी होगी, तो देखो कितना लेजी होता है टॉर्टवाइज, और इसकी ज़िंदगी कितनी होती है, 100 से 150 साल। और राइस प्लांट की बात करें तो ये 4 मंथ की होती है। ठीक है, अगर मैं सबसे ज़्यादा बनियन ट्री की बात करूँ, बनियन ट्री, इसकी लाइफ स्पैन कोई गेस कर सकता है कितनी होती होगी, बनियन ट्री की लाइफ स्पैन होती है तकरीबन 300 से 500 साल। तो ये बहुत सारे, तकरीबन मैंने सारे कवर कर लिए। क्रोकोडाइल रह गया जो 60 साल की ज़िंदगी होती है। तो मैं आगे बात करूँ कि लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, कितने समय धरती पे ऑर्गेनिज्म बिताता है। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के जो पीरियड होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। सब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा डॉग का। उसके बाद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा एक बनियन ट्री, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा लंबी जो ज़िंदगी होती है वो बनियन ट्री की होती है। और एक पैरेट, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर सकता इतने साल तक जिंदा रहता होगा, तो पैरेट जो है वो 140 ईयर्स तक जिंदा रहता है। तो ये एनसीईआरटी के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट पेज में ये सारी डिस्कशन कर रखी है।
फर्स्ट पेज में इसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज में जैसे ही जाएंगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दे रखा है। किसका डेफिनेशन दे रखा है? रिप्रोडक्शन का। बचपन से आप रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ते जा रहे होंगे, बताइए क्या होता है? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, लिखिए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। It is a biological process in which organism give rise to young ones. हाँ, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। It is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे पास डस्टर की कमी है, तो जो चीज़ है जो मिल जाए उसी से हम क्या करेंगे, चीज़ों को इरेज करेंगे। डेफिनेशन लिख लिया होगा आई होप सबने, ठीक है। जो भी बताया जा रहा है लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स के बिना आप कहाँ से पढ़ोगे। सारी चीज़ें किताब में ले रखी हैं, लेकिन आपके खुद के नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। अगर कोई पूछे, वैसे बचपन में बहुत डिस्कस कर रखा है कि रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा होता है या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, बट 12th में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो सिग्निफिकेंस दे रखा है। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस की बात करें कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चे को पैदा करते हैं। यानी कुत्ता हमेशा कुत्ते को ही पैदा करेगा, बिल्ली हमेशा बिल्ली को ही पैदा करेंगे, इंसान हमेशा इंसान को ही जन्म देंगे। यानी रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू, जो देता है, क्या देता है, पैदा करता है, गिव राइज टू यंग वंस, अपने ही सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करता है। ठीक है, जैसे कुत्ता कुत्ते को, बिल्ली बिल्ली को, इंसान इंसान को। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या है रिप्रोडक्शन से। मान लो अगर एक स्पीशीज, लेट इट बी डॉग ने अगर अचानक से रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, अचानक से कुछ ऐसा फिनोमेना हो गया, सबने मार्वल की मूवी देख रखी है, बीबीसी, कुछ भी हो सकता है। मान लो हाइपोथेसिस डॉग ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? कुछ सालों के बाद पूरी दुनिया से डॉग की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये आपके बुक में यही लाइन दे रखी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एग्जैक्टली यही लाइन दे रखी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी स्पीशीज इस दुनिया में अगर जिंदा है, कोई भी अमर तो नहीं है, एक्सेप्ट हम क्या मानते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी बोल रहा है इमॉर्टल, कभी मरते नहीं, ठीक है, उनको अमर मानते हैं। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म, इंसान मरना है, लेकिन इंसान खत्म नहीं हो रहा है, एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। एक स्पीशीज की आगे बढ़ता जाएगा जनरेशन के बाद। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे बच्चे जिंदा रहेंगे, उनके बच्चे जिंदा रहेंगे। यानी स्पीशीज की कंटिन्यूटी की वजह किसकी वजह से होती है? रिप्रोडक्शन की वजह से। एक और सिग्निफिकेंस दे रखा है, जेनेटिक वेरिएशन। क्या दे रखा है? जेनेटिक वेरिएशन। अब देखिए ये क्या समझ में आता है, एक नया वर्ड मिल गया, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं? देखो, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। क्या होता है? डिफरेंसेस। आपके एनसीईआरटी में बस बता रखा है कि जेनेटिक वेरिएशन के बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और वो कौन से चैप्टर में स्टडी करेंगे? चैप्टर नंबर 5। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। जैसे कि आप दो भाई बहन हैं या जो भी सिबलिंग्स हैं, तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं दिखते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है जो दोनों इंडिविजुअल को अलग बनाता है। उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। और इसी डिफरेंसेस के वजह से, याद रखिएगा, आपको आगे मैं लिख कर रहा हूँ, इसी वेरिएशन के वजह से हमारे क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है। यानी मैं कह सकता हूँ बंदर से इंसान बनना भी एक इवोल्यूशन था। बंदर बोलना तो गलत है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से हुआ है? वेरिएशन एक बहुत बिग रीज़न है इवोल्यूशन होने के लिए, ठीक है। और ये जो वेरिएशन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। जो वेरिएशन क्रिएट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से क्रिएट होगा। वेरिएशन कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो दो सिग्निफिकेंस है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या होता है? तो इवोल्यूशन होता है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस करा अभी तक? लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के जो टाइम पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। बहुत सारी स्पीशीज का देखा। दूसरा हमने क्या डिस्कस करा? डेफिनेशन डिस्कस करा कि क्या होता है डेफिनेशन। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा रियलाइज होता रहे कि ये क्लास लाइव क्लास चल रही है, मतलब आप रियल में फेस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कोचिंग वगैरह में भी टीचर बार बार चीज़ों को रिपीट करता है।
आगे बात इससे क्या होगा आपको याद भी होगा। फिर हमने तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करा कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंसेस जीन, जेनेटिक जीन के लेवल पे डिफरेंस बात कर रहे हैं। और ये जेनेटिक वेरिएशन किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन फॉर एग्जांपल कुछ भी आप समझिए, जैसे बंदर से इंसान बनना, बट हम बात करेंगे इवोल्यूशन का रियल मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं, तो मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। एक को बोलूंगा मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, और दूसरे को बोलूंगा सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कौन, कितने पेरेंट, सिंगल पेरेंट। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक अकेला पेरेंट चाहिए। एक मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, लेकिन सॉरी एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में दो पेरेंट चाहिए, एक हमारे मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल। ठीक है, अपोजिट सेक्स के टू पेरेंट्स चाहिए। आगे मैं बोलूँ यहाँ पर गेमीट फॉर्मेशन, गेमीट यानी स्पर्म और ओवम, गेमीट फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता होगा या नहीं होता होगा, बोलो क्या लगता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं होता होगा, स्पर्म ओवम कहाँ बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो गेमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है, यानी गेमीट कुछ ऑर्गेनिज्म बना भी सकते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल की बात करें तो गेमीट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गेमीट का फॉर्मेशन हमेशा होगा, तो ये टिक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर गेमीट फॉर्मेशन हो भी गया यहाँ पे, लेकिन फ्यूजन ऑफ गेमीट नहीं होगा, बहुत सारे डिफरेंस मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे आपको डिफरेंस मिल जाएंगे। मेन डिफरेंस जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में है, जो आपको ध्यान रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गेमीट फॉर्मेशन हो भी गया तो यहाँ पे गेमीट का फ्यूजन नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कभी नहीं हो सकता, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमेशा होगा। यही मेन डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गेमीट जो है वो कभी भी नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गेमीट मैंने टिक कर दिया, पूरा लिख लीजिएगा, फ्यूजन ऑफ गेमीट होता ही होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं छोटी मोटी बात, जो ये 11th में आपके बुक में इतनी ही सारी बातें दे रखी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन कुछ 10th और 9th की या बचपन की बातें, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फास्ट मेथड होता है। ठीक है, कभी कभी एनसीईआरटी की 9th 10th की बातें, 8th की बातें जो आपने बचपन में पढ़ी हैं वो भी पूछ लेते हैं नीट में। ये फास्ट मेथड है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये स्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएशन क्रिएट नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट नहीं होता है, यानी जो भी बच्चे पैदा होंगे वो एक जैसे ही दिखेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमन करते हैं, ठीक है, ह्यूमन करते हैं तो सारे बच्चे अलग अलग होते हैं ना, ट्विंस भी होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस बन जाते हैं, यानी वेरिएशन होता है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें वेरिएशन नहीं पाया जाएगा, उनके बच्चों में वेरिएशन नहीं पाया जाएगा। इट डज नॉट क्रिएट वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स। और यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे मैं आगे बात करूँ तो वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये था 4th पॉइंट। हमने 4 चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहला लाइफ स्पैन, दूसरा डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, तीसरा सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके बुक में मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ इन दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, आपको पेज नंबर एनसीईआरटी में 5 में दे रखा है। ठीक है, टॉपिक नंबर 1.1 से ठीक ऊपर डेफिनेशन भी दे रखा है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, जब ऑफस्प्रिंग पैदा हो, ठीक है, यानी जब ऑफस्प्रिंग का मतलब जो बच्चे पैदा हो, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, ठीक है, ऑफस्प्रिंग पैदा होगा सिंगल पेरेंट से, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है और गेमीट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, जो एनसीईआरटी बोल रहा है वही मैंने बोली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्यूजन नहीं होगा और यहाँ पे फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, डेफिनेशन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, एक ऑब्वियसली मेल होगा एक फीमेल होगी, ठीक है, व्हेन टू पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कर रहे हैं, कॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व, बहुत ही खास बात है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। यहाँ पे क्या है, मैंने टिक किया था ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। तो डेफिनेशन क्लियर है। अगला टॉपिक नंबर 1.1 एनसीईआरटी के हिसाब से पेज नंबर 5
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। डेफिनेशन हमने देख लिया क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा तो एक टर्म मिलेगा क्लोन। सबको मालूम होगा क्लोन का मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को क्लोन बोल देंगे। बट हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जा चुका है, बोर्ड में पूछा जाता है। और जब चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट या हाफ ईयरली होता है, यूटी होता है, यूनिट टेस्ट, तो उसमें ये छोटे मोटे डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि क्लोन क्या होता है। तो क्लोन का डेफिनेशन लिखिएगा मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली स्पेलिंग गलत हो सकती है, एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अब दो, यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी हमने दो इंसान को देखा, दो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ये और ये, और हमने देखा दोनों दिखने में एक्जैक्टली सेम टू सेम है, बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस एक्जैक्टली सेम टू सेम है, तो हम क्या है, क्लोन की है। क्लोन में क्या होता है, बाहर से दिखने में सेम होते हैं। अब एक बात बताओ, जो बाहर से दिख रहे हैं तो किसके वजह से होता है? जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं, भाई ईयर लो फ्री होना नहीं होना, आई का कलर, ठीक है, टेक्सचर, हमारे गोरा काला, जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो जीन की वजह से होते हैं। तो अगर मॉर्फोलॉजिकली बाहर का कैरेक्टर सेम है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, जेनेटिकली भी सेम होंगे, यानी अंदर के इन दोनों के जीन्स भी सेम है, तभी ये मॉर्फोलॉजिकली सेम है। अंदर की जीन एक जैसी है, इनका डीएनए एग्जैक्ट सेम है, इसलिए दिखने में भी क्या है, एग्जैक्ट सेम है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके बच्चों को हम एक टर्म देते हैं, उस टर्म को बोलते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे बात करते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्लोन सिंपल शब्दों में अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे एग्जैक्ट कॉपी किसी भी ऑर्गेनिज्म। दो अगर दिखने में एग्जैक्ट हैं तो हम क्या बोल देंगे, क्लोन नहीं है। ठीक है, तो आपको आगे बात करते हैं क्लोन क्या हुई, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं एक दो पॉइंट्स यहाँ पर एनसीईआरटी से एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा करा दूंगा, कोई ज़्यादा नहीं है शायद, क्योंकि वो 9th-10th की पार्ट है इसलिए। हाँ, मैंने नोट्स ले रखा है ताकि मैं कोई टॉपिक स्किप ना कर दूँ, क्योंकि भूल जाता है इंसान कि ये टॉपिक शायद ऊपर नीचे निकल जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी यहाँ पे एक लाइन बता रहा है कि कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल डिवीजन ही इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सेल डिवीजन, यानी हमारे, मैं यहाँ पर मेरा हाथ है, मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, ठीक है, कुछ सेल्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के आसपास के सेल क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे और नए सेल जो खत्म हुए हैं उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी सेल डिवाइड होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, एमाइटोसिस। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी बोल रहा है कि किसी कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अच्छा एक बात बताइए, क्लास 11th में जाइए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो ग्रुप में, किंगडम में पाए जाते हैं। कौन कौन से वो दो किंगडम है? देखो, मोनरा का मतलब ही क्या होता है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक। मोनरा का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का बना है। और प्रोकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मोनरा आएगा। सबसे बेहतर एग्जांपल मोनरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं सारे के सारे क्या है, मोनरा। अगर याद नहीं आ रहा है तो क्लास 11th की बुक खोलिए वापस। और दूसरा क्या होता है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, सिंगल से, वो प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि सिंगल सेल भी हैं लेकिन यूकैरियोटिक है। यहाँ पे सिंगल सेल यूकैरियोटिक है।
ठीक है, और मोनरा में सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है। ये दोनों ग्रुप जो है मोनरा और प्रोटिस्टा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेल डिवीजन है। यानी इनके अंदर बैक्टीरिया, मोनरा, प्रोटिस्टा के अंदर जो भी आएंगे सब क्या करेंगे, सेल डिवीजन ही उनका क्या हो जाएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी एक सेल से 2 सेल बन गए। ठीक है, ये सेल का डिवीजन भी हो गया और यही टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहला इनमें क्या पाया जाता है, यानी इन दोनों में, इनमें मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का, सेल डिवीजन। यानी पहला रिप्रोडक्शन, यानी अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप बात करूं तो सबसे पहला टाइप क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से सेल डिवीजन। अब एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, सेल डिवीजन कितने टाइप के होंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टर्म में, किसके टर्म में, रिप्रोडक्शन के टर्म में। यहाँ पे माइटोसिस और एमाइटोसिस में नहीं जा रहा हूँ, रिप्रोडक्शन के टर्म में जा रहा हूँ। तो सेल डिवीजन, या तो पहला मेथड दे रखा है सेल डिवीजन से आपके एनसीईआरटी में, फिजन। आपके क्लास 12 में एनसीईआरटी में सिर्फ बाइनरी फिजन दिया है, लेकिन फिजन 2 तरह के होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। तो हम यहाँ पे मैंने सीधा फिजन लिख दिया, और फिजन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। एक मैंने लिख दिया बाइनरी और एक मैंने लिख दिया मल्टीपल। एक मैंने क्या लिख दिया, बाइनरी और एक मैंने लिख दिया मल्टीपल। यानी 2 तरह के फिजन होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। ठीक है, बाइनरी में भी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होता है। याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल फिजन और ट्रांसवर्स फिजन, इस पर कभी कभार मेडिकल एंट्रेंस में सवाल पूछा जा चुका है। जहाँ तक मैंने देखा है एनसीईआरटी में, चैप्टर में नहीं है, शायद पीछे में कहीं दे रखा हो। और दूसरा हमारा है बड़ी। ये दोनों, यानी कहने का मतलब या तो ऐसा कह लो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में सबसे पहला टाइप फिजन आता है, दूसरा टाइप होता है बड़ी। या फिर ऐसा कह लो एनसीईआरटी के हिसाब से सेल डिवीजन सबसे पहला टाइप, और उसमें 2 आते हैं, फिजन और बडिंग। तो यहाँ पे मैं इसको बी डाल देता हूँ और इसको ए डाल देता हूँ। ठीक है, फिजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब एक सेल डिवाइड हो जाए 2 सेल में, उस तरह के फिजन को बोल देंगे बाइनरी फिजन। या जब एक सेल से बहुत सारे सेल पैदा होते हैं, जैसे क्लास 10th में बताया जाता है प्लाज्मोडियम का केस। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक कोई सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अनफेवरेबल कंडीशन आया था, उस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने ऊपर एक कवरिंग बना ली, अपने ऊपर क्या बना ली, कवरिंग। ये लेम एग्जांपल दे रहा हूँ, बचपन क्लास 10 में जैसा समझाया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे इसके न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, और सबके ऊपर धीरे धीरे क्या बन गया, साइटोप्लाज्म बन गया। सबके ऊपर धीरे धीरे क्या बन गया, साइटोप्लाज्म। तो अंदर ऐसा लग रहा है बहुत सारे छोटे छोटे सेल पैदा हो गए। अब जब ये बर्स्ट, ये जो सिस्ट बना था, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये बर्स्ट कर जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म था, मान लो प्लाज्मोडियम था, लेट इट बी प्लाज्मोडियम। अब फेवरेबल कंडीशन में 1 से 2 हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब वैसा कंडीशन जिसमें ये सर्वाइव करने में इसको दिक्कत है। तो इसने क्या किया, अपने ऊपर एक कवरिंग बनाई। इस कवरिंग को मैंने क्या नाम दिया, सिस्ट। अब अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस बने एक से, और उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या आया, साइटोप्लाज्म की कवरिंग आ गई। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, क्या आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, क्या आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो ये क्या होगा बताओ, ये सिस्ट फट जाएगा और अंदर से छोटे मोटे बहुत सारे सेल पैदा हो गए। ठीक है, तो एक बार में बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए बोला इसको मल्टीपल फिजन, डिवाइड करने की वजह से बने। लेकिन एक बार में क्या हो जाए, आपको 1 से 2 सेल पैदा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल है आपका ये रहा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा ने क्या किया, पहले क्या हो गया, अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। पहले देखो एक न्यूक्लियस था यहाँ पे, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो गया। क्या, अब न्यूक्लियस एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब देखो ध्यान दो, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो गया, और फाइनली क्या हो जाएंगे, 2 अमीबा पैदा हो जाएंगे। क्या पैदा हो जाएंगे, 2 अमीबा पैदा हो जाएंगे। एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से डायग्राम में दे रखा है, मैं शायद टाइम मिला तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। यहाँ देखो एक अमीबा था, ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और 2 आपके डॉटर सेल बन गए हैं। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, उसके बाद बाइनरी फिजन का आपका एक और एग्जाम्पल दे रखा है। चलो, तो फिजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा और प्लाज्मोडियम हो गए। ठीक है, और पैरामीशियम भी एक एग्जाम्पल है, फिजन का एक और एग्जाम्पल है पैरामीशियम, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम बात करें बडिंग, तो बडिंग का 2 एग्जाम्पल दे रखा है, एक होता है हमारे ईस्ट में और एक होता है हाइड्रा में। ठीक है, आपका ईस्ट का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, देखो यहाँ ध्यान दो, ये आपका एक ईस्ट है
ठीक है, छोटा सा आउटग्रोथ निकला, इस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, बड। धीरे धीरे ये आउटग्रोथ क्या होगा, ग्रो होगा और ये एक बड डी अटैच हो जाएगा और फिर एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये जो बडिंग है ये ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, हाइड्रा की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रा की बात करूँ तो आपकी बुक में नहीं दे रखा है। मान लो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है हमारा, हाइड्रा है। मान लो क्या है, हाइड्रा, थोड़ा गलत बना दिया मैंने, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हाइड्रा में क्या होगा, एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा। क्या निकलेगा, एक छोटा सा आउटग्रोथ, बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकला। फिर धीरे धीरे ये साइज में क्या होगा, इंक्रीज होगा, धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होगा और एक वक्त आएगा कि इसके ऊपर भी क्या होने लगेगा, ऐसा बनने लगेगा। ये साइज में बिगर होगा, ये साइज में स्मॉल होगा और ये फाइनली अपने प्लांट बॉडी से, मेन बॉडी से डिटैच हो जाएगा और दो अलग अलग हाइड्रा बन जाएंगे। तो ये बडिंग है। ईस्ट में मैंने आपको आपके बुक में दे रखा है, छोटा सा आउटग्रोथ बनेगा और वो धीरे धीरे मैच्योर होगा और अलग हो जाएगा। तो पहला हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में पहला आया फिजन। फिजन के एग्जांपल पैरामीशियम और ईस्ट, और उसके दो बाइनरी और मल्टीपल में आ जाता है प्लाज्मोडियम। सेल डिवीजन की दूसरा है बडिंग। बडिंग के दो एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट बताता हूँ, देखो साइज देखो एनसीईआरटी का, क्या जो बड बना है साइज अलग है। तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी बता रहा है, एक पॉइंट याद रखिएगा, बस रट लो, एमटीआर है, रट लो नीट के लिए। जो बडिंग होता है ईस्ट में वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, यानी ईस्ट के बडिंग जो होता है उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, ये बात याद रखो बस नीट के लिए। ये अनइक्वल डिवीजन कहीं पे भी आपके मेडिकल एंट्रेंस में क्वेश्चन दिख जाए अनइक्वल डिवीजन, तो उसके लिए क्या आपका बस एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दे रखा है, ईस्ट, बस सीधे ईस्ट पे लगाना है। ठीक है, मैं थोड़ा डेफिनेशन भी बता देता हूँ बडिंग का, सुन लो लिख लो, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन, दिख रहा है, फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन द बड, इसी को क्या बोलते हैं, बडिंग बोल देते हैं। मल्टीपल फिजन का मैं एग्जांपल बता देता हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ। डिवीजन ऑफ पेरेंट, जब पेरेंट डिवाइड करता है इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स। डिवीजन ऑफ पेरेंट्स इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसका यही क्या है, मल्टीपल फिजन का डेफिनेशन हो जाएगा आपका। फिर आगे हम बात करें, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके बुक में क्या, आपके बुक में जेम्यूल्स नाम का, जेम्यूल्स बोला जाता है, जेम्यूल्स वो मैंने नहीं सुना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेम्यूल्स। ठीक है, GEMULES, थोड़ी देर में आपकी बुक में भी दे रखा है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जेम्यूल्स क्या होता है, जिस तरह बाहर की तरफ अगर आउटग्रोथ निकला तो उसको हमने क्या बोल दिया, बड बोल दिया। बाहर की तरफ अगर आउटग्रोथ निकला तो उसको हमने बड बोला। अगर ये अंदर में बड बन जाए और उससे एक ऑर्गेनिज्म बन जाए, ध्यान दो, अंदर में बड बन जाए और उससे एक ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो इंटरनल बड को ही हम जेम्यूल्स बोलते हैं। यानी जेम्यूल्स क्या होता है, इंटरनल बड। आ गई बात समझ में? चलो अगला लिखो, रीजनरेशन। मालूम है एनसीईआरटी में क्लास 12 में रीजनरेशन नहीं है, बट दो टर्म मेडिकल एंट्रेंस में कुछ बहुत साल पहले पूछा गया है, उस दो टर्म से क्वेश्चन, इसलिए मैं एक बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ रीजनरेशन। मैं इसको इरेज कर लूँ पहले। ठीक है, रीजनरेशन लिखिएगा इसका डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी। यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने सबसे पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या देखा, एसेक्सुअल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमने दो देखा, फिजन और बडिंग। फिजन में भी हमने दो देखा, मल्टीपल और बाइनरी। ठीक है, अब हम दूसरा आते हैं, तो दूसरा है हमारा रीजनरेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, formation of the whole body of an organism from a small fragment, ब्रैकेट में लिखो मॉर्फेलैक्सिस। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट, मॉर्फेलैक्सिस। क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है मॉर्फेलैक्सिस, और द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, और द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, इसको बोलेंगे मॉर्फेलैक्सिस एंड एपीमॉर्फेलैक्सिस।
अगर सुनो, कोई मान लो एक ऑर्गेनिज्म था ऐसा, ठीक है, ये कट गया और ये एक छोटा सा स्मॉल पार्ट आ गया, ठीक है, इस स्मॉल पार्ट से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, यानी समझो ये छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म का स्मॉल पार्ट है और इससे क्या बन गया, पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलैक्सिस। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। और दूसरा क्या है, मान लो लिजर्ड है, मान लो ये हमारे, मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ डायग्राम में, लेकिन मान लो ये लिजर्ड है, ठीक है, इसके पास ये टेल थी, अब ये टेल किसी ने कट गई, हम छूटे ना बचपन में, मैंने तो कभी देखा नहीं कि मैं टेल को उसको छुआ तो टेल अलग हो गई, बट मैंने ऐसे सुना है। तो मान लो लिजर्ड की टेल अलग हो गई, तो अब क्या हो गया, कुछ समय के बाद ये टेल क्या हो जाएगी, वापस से रीजनरेट कर जाएगी, तो इसको बोलेंगे एपीमॉर्फोलैक्सिस। यानी मैं ये दो टर्म समझाना चाहता था। मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है, एक छोटे से पार्ट से पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या होना, डेवलपमेंट होना, इसको बोलेंगे मॉर्फोलैक्सिस, जो रीजनरेशन का ही टाइप है। और अगर किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाए, पूरे ऑर्गेनिज्म का नहीं, किसी ऑर्गन या पार्ट का, तो उसको बोलेंगे एपीमॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो सी यू लेटर।